उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से किसान ने आत्महत्या भी की, कई तरह के आरोप भी लगाए, किस रूप में आप लोग देख भी रहे हैं और विपक्ष किस तरह से किसान के साथ खड़ा है, परिवार के साथ खड़ा है? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है और कानून व्यवस्था बहुत लचर है। कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक हो गए हैं। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार का कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं रह गया या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सरकार संरक्षक हो गई है। देखिए, एक तरफ किसान आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जारी करता है जिसमें चौकी इंचार्ज, कोतवाली के इंचार्ज को और एसएसपी को साफ साफ कहता है कि मैं पूरे प्रदेश में गृह विभाग तक गया, सब डीआईजी, आईजी, डीजीपी, गृह सचिव, और मुझे जैसे ही नीचे बातचीत हुई इनके घर वालों ने बताया तो ऊपर से वालों का फ़ोन आ गया, फिर वो मुकर गए। तो उसके बाद उसने आत्महत्या करने के बाद ये बात बोली है कि पुलिस पैसे के लिए इतनी लोगों को लाचार कर रही है कि मेरी और मेरे परिवार के मौत के बाद हमारे अंगों को बेचकर एसएसपी, कोतवाल और चौकी इंचार्ज को दे देना। तो इससे बड़ी शर्मसार बात नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ सरकार एसएसपी को एसआईटी बनवा के एसआईटी का गठन करा रहे हैं जो आरोपी है। सिर्फ चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को सस्पेंड करना समाधान नहीं है। अब जब एसएसपी का नाम भी लिया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार दूसरी ओर से डैमेज कंट्रोल में लग गई कि किसान के परिवार वालों के पास जाना, ये करवाना, वो करवाना। बात ये नहीं है। बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आरोप अगर एसएसपी पे लगे हैं तो पूरे जिले की में जिन जिन पर आरोप लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को एक सख्त संदेश देना चाहिए था कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई अधिकारी अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो अपराध बढ़ रहा है और जो कानून व्यवस्था लचर है उसमें सरकार सहभागी है। सरकार और कानून के रक्षक मिलकर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर भी धामी सरकार और धामी खुद कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी गई है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक जमीन इस मुद्दे में ढूंढना चाह रहा है, इसीलिए बार बार इस तरह के मुद्दे उठा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की जनता आज सरकार से अधिकतम मामलों में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अंकिता हत्याकांड एक बहुत बड़ा मामला था जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी पूरे प्रदेश की जनता ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भर्ती घोटालों में प्रदेश के युवाओं ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस किसान ने आत्महत्या से पहले जो वीडियो बनाया उसने कहा कि ये पुलिस उत्तराखंड की हमें न्याय नहीं दे सकती, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस किसान ने ये बात कही क्योंकि कुछ किसान पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उनकी मांग को सुन चुका था। वो समझ गया था कि ये पूरा जो है सिस्टम बिका हुआ है, ये सुविधा शुल्क के बगैर कुछ नहीं करने वाला, तो इसलिए उसने सीबीआई जांच की मांग करी। और आज तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा उनकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब आप इस बात से समझ सकते हैं कि राज्य के लोगों का भरोसा सरकार और सरकार की जांच एजेंसियों में नहीं रह गया। अगर आपकी जांच एजेंसियां और आप न्याय कर रहे होते तो कोई भी सीबीआई की मांग नहीं करता। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी की मांग लोग तब करते हैं जब राज्य पर उन्हें भरोसा नहीं रह जाता या राज्य के लोग जांच नहीं कर पाते, तथ्य नहीं निकल पाते हैं तब। तो यहाँ जो आज है वो सरकार के प्रति राज्य के लोगों का अविश्वास है, इसलिए वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो इन दोनों मामलों पर ही आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या फिर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड को देवभूमि, जो जिस नाम से जाना जाता है, पर्यटन भूमि और एक शांत प्रिय प्रदेश, उसकी वैसी छवि बनाए रखना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ अपराध लगातार बढ़ रहा है। तो अपराध तब बढ़ता है जब अपराधियों को संरक्षण मिलने लगता है पुलिस का और सरकार का इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों का नाम लिया है, ताकि आगे आने वाले अधिकारी कोई ऐसा गलत कदम ना उठा सके। विधायक जी, 2027 में कुंभ होना है और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है। किस रूप में देख भी रहे हैं और क्या लग रहा है? क्या देखिए, अर्धकुंभ है,
अर्धकुंभ में सरकार को जो लगता है वो करे, लेकिन आस्था का प्रतीक है। गंगा मैया में स्नान करने के लिए लोग आते हैं, और जो भी उसमें कुंभ में आस्था रखता है उसको आने देना चाहिए। जो कुंभ में आस्था के लिए आ रहा है और आस्था लगाकर जो है गंगा माँ से प्रार्थना कर रहा है और वहाँ डुबकी लगा रहा है, उसे आने देना चाहिए। और जो अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जंगली जानवरों का प्रदेश में आतंक बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जंगली जानवरों का प्रदेश में लगातार आतंक बढ़ रहा है। हमने सरकार से मांग करी है कि हमारा प्रदेश जो है कि 75 से 80% भूभाग जो है वो वन है। उन वनों में वनवासियों का भी अधिकार है और जानवरों का भी अधिकार है। तो हमारी ये मांग है कि जो भी गांव है, गांव के 1 किलोमीटर का दायरा राउंड में वो मनुष्यों के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे वो उनका रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, जो उनके पालतू जानवरों से जुड़ा हुआ, जो लकड़ी से जुड़ा हुआ उनके खाने बनाने के लिए, और 1 किलोमीटर बाद सब जगह गाँव में फिनिशिंग कर दी जाए। उसके बाद का जानवरों के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे कि ये जंगली जानवर मानव संघर्ष में विराम लगे। यूसीसी को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि यूसीसी में अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट में बदलाव भी किया गया और अब ये भी बताया जा रहा है कि अब जो शादियां जिसमें ये था कि गलत जानकारी देकर शादी की गई थी कि वो अमान्य होंगी, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और यूसीसी को लेकर के क्या मानते हैं? देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का एक कानून है, जिसमें जो कानून है सारे ही पहले से भारत के संविधान में अंकित है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को अखबार की सुर्खियां बनना और झूठी चीज़ दिखाना कि हमने यूसीसी लाकर बड़ा परिवर्तन कर दिया। यूसीसी बनने के बाद उत्तराखंड में किसी एक व्यक्ति को भी कोई लाभ हुआ तो कोई बताए? वो सिर्फ और सिर्फ अखबारी राजनीति के लिए उन्होंने किया, उसका कोई महत्व नहीं है। डेमोग्राफी जो उत्तराखंड की चेंज हो रही है, उसका कारण क्या मान रहे हैं आप? क्या लग रहा है किस कारण इस तरह के बदलाव हो रहे हैं? देखो, डेमोग्राफी चेंज अगर आप व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे कि डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रही है, तो पहाड़ों पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से और बहुत बढ़िया स्तर पर न कर पाना डेमोग्राफी चेंज का कारण है। ऐसा नहीं कि डेमोग्राफी में यहाँ का आदमी पहाड़ जा रहा है, पहाड़ का आदमी भी तराई में आ रहा है। कारण क्या है? वो रोजगार की खोज में आ रहा है, वो अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की खोज में आ रहा है, वो अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए खोज में आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास करना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है जैसे जो हमारे मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको मजबूती से खड़ा करना चाहिए, जिससे लोगों को वहाँ सुविधा मिल सके। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि 2027 किस तरह से आप लोग भी तैयार हैं विधानसभा चुनाव के लिए? क्या कुछ तैयारियां आप अभी से करने शुरू करें? देखिए, 2027 का इंतजार बेसब्री से उत्तराखंड की जनता कर रही है, इस भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। जनता के जनहित के मुद्दों के साथ पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 4 क्या 9 साल से समझिए। लगातार जहाँ जहाँ सरकार ने जनहित का जो है अपमान किया है, वहाँ हम सब लोग खड़े हुए हैं और जनता इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का। क्या ये जो जन जन की सरकार कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सफल हो रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है? देखिए, जन जन की सरकार जो कार्यक्रम है वो एक फॉर्मेलिटी है। मैं भी 2 कैंपों में रहा, तो उसमें कैंप से पहले अधिकारी मिलकर सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। 10 लोगों को जैसे श्रम विभाग के 5 कार्ड बना दिए, 5 लोगों को समूह से कोई चेक दिलवा दिए, 5 लोगों की कोई समस्या पहले से जाकर जाल बिछाकर और कैंप लगाकर उसको जो है कर दिया सिंबॉलिक रूप पे, और उसको अखबारों में छपवा दिया। बात यह है कि सरकार क्यों नहीं अधिकारियों पे अंकुश लगा रही है कि जो काम के लिए लोग आ रहे हैं, जो होने वाले काम है, उनको 4 साल इंतजार करना पड़ा। एक व्यक्ति ने 4 साल इंतजार किया, 4 साल बाद सरकार कुंभकर्णी नींद से जागी और एक कैंप लगा, उसका एक काम हो गया। और टोटल अगर आप सारे कैंपों में मिलाकर करेंगे तो मुझे लगता है कि 500,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का कोई काम नहीं हुआ। वो सिंबॉलिक काम है। ये रोजमर्रा के जीवन में रोज जब तक सरकार ऐसा मजबूत तंत्र तैयार न करे कि ये काम रोज हों, अगर जाए तो काम अधिकारी करके दें, उसके लिए कैंप लगाने की जरूरत न पड़े। सरकार खुद मान रही है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, इसलिए हम कैंप लगा के कर रहे हैं। तो उस कैंपों की कोई सीरियसनेस नहीं है। और कुंभकर्णी सरकार को अगर ये कैंप लगाने थे तो शुरू से लगाने चाहिए थे। 4 साल बाद कैंप लगाना मतलब चुनावी वर्ष आ गया, सरकार तब फिर द्वार जा रही है। 4 साल तक सोई भी थी, अपने पेट भर रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी, पेपर लीक कर रही थी, महिला अपराध कर रही थी, लचर कानून व्यवस्था कर रही थी। और 4 साल बाद जनता की याद आ रही है और जनता इस बात को समझ रही है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। भुवन खापड़ी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है, किस रूप में आप देख रहे हैं? उपनल कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी सौगात भी है ये? मैं सबसे पहले तो अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी इस कार्यशैली से पूरा प्रदेश जो है एक उनके फैन है। और जो उपनल कर्मचारी थे, हमारे 20,000 जो कर्मचारी है, वो वर्षों से अपनी जो है सेवाएँ इस प्रदेश के लिए दे रहे थे। उसकी चिंता करते हुए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी का नाम जो है सिर्फ एक नए नए चमत्कारी डिसीजन लेने में आता है। वो चाहे सीबीआई जांच की बात हो, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे आपका थूक जिहाद हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण कानून हो, इस तरीके से इस उत्तराखंड एक तरीके से एक नया आयामों को छू रहा है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं एक सशक्त नेतृत्व की जो है ये एक आईना है। तो मैं आज जो है मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे उन गरीब भाइयों को, जो उपनल कर्मचारी हैं, बहनें हैं, जिन्होंने वर्षों से इस प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं दी, तो उनके लिए एक ये सुखद समाचार है। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उनको जो है इसकी जो है समान वेतन और समान कार्य पे जो है उनको जो है नियुक्ति मिलेगी। ये एक हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। और साथ साथ मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हमारी प्रदेश की सरकार जो है हर गरीब अंत्योदय का जो अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी चिंता कर रहा है। विधायक जी, क्योंकि खेलों के लिए भी युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जगह जगह पर खेलों के लिए आयोजन भी किए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में किस तरह से किए जा रहे हैं ताकि युवा बढ़ सके, आगे आ सके? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया डेफिनेटली। और ख़ास करके खेल जो है एक हमारे यंगस्टर युवाओं से एक जुड़ा हुआ एक जो है मुद्दा है। तो मैं विशेष करके आपको कहना चाहूँगा, अभी मेरी विधानसभा नंबर 1 विधानसभा है। उस नंबर 1 विधानसभा में पहले नंबर का सबसे जो खेल प्रतिज्ञा हुई थी, हमने पंचायत स्तर पे करी। उसके बाद उसको जो है उसका नाम ही था विधायक चैम्पियनशिप ट्रॉफी, उसका कंप्लीट करके अभी रिसेंटली में उसको कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले जो है वो प्रतियोगिता भी मेरी विधानसभा में हुई। मेरा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र का जो युवा है वो आगे बढ़े, खेले, फिट रहें। उस खेल से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका भविष्य एक जो आज खेलों में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपना भविष्य अलग अलग क्षेत्र में संवार रहे हैं। और यही है हमारे प्रदेश की सरकार है और देश की सरकार नौजवानों के साथ है, लोगों को प्रेरित कर रही है। और हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो है खिलाड़ियों को नई नई सुविधाएं मिल रही। और उसी का प्रतिफल ये है कि हमारी जो महिला टीम ने जो है ब्लाइंड टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता, महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता। और अब अपने हर क्षेत्र में हमारी जो युवा है वो अपना अग्रणी स्थान रख रहे हैं। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, 2 धाम वहाँ पर पड़ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम। विधायक जी, इस बार क्या कुछ रणनीति है? क्योंकि इस बार भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचे थे, अभी शीतकालीन यात्रा भी जारी है। आगामी दिनों के लिए किस तरह की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं? देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जो है शीतकालीन यात्रा का जो है शुरुआत जो उत्तराखंड में होनी चाहिए। जो शीतकालीन यात्रा है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक इस प्रदेश को संवारने के प्रति कहीं ना कहीं जो है उनका एक दृढ़ संकल्प है। आप उससे एक बेनिफिट ये है कि जो होटल व्यवसायी है, आपका टूर ऑपरेटर्स हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी जो है चारधाम यात्रा से रिलेटेड जितने भी लोग संबंध रखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को उनकी आजीविका को जो है आजीविका को बनाने का एक साधन है। और लोग जो श्रद्धालु हैं और वो उसमें आए दिन जो अभी भी देख रहे हैं हम, शीतकालीन यात्रा है, शीतकालीन यात्रा में असंख्य लोग पहुंच रहे हैं। और जब नॉर्मली जो यात्रा चलती है अपना जो समय यात्रा का समय, उस दौरान भी जो है भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगली जो यात्रा शुरू होनी है तो उसके लिए हमारी सरकार की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है।
विधायक जी, 2027 में कुंभ होना है हरिद्वार में, और ऐसे में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक भी लगाई गई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? और क्या, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस की चाहे वो बात हो या फिर माहौल ख़राब करने की बात हो, उसको लेकर के फैसला लिया गया, या फिर इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, कुंभ हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और धर्मनगरी हरिद्वार में जो है कुंभ हो रहा है, तो डेफिनेटली हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भगवान श्री राम चंद्र के भगवान का जब जो है 550 साल बाद मंदिर हमारा अयोध्या में बना है, और आप देख सकते हो उन विधर्मियों ने जिस तरीके से हमारे आराध्य देव के जो है हमारे आराध्य देव को जो है 550 साल तक जो है मंदिर नहीं बनने, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग जो अराजक तत्व है वो कोई किसी तरीके से कोई वहाँ पे कोई व्यवधान ना उत्पन्न करे। हम किसी को कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को कोई टारगेटेड नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से वहाँ पे कोई अराजकता फैलाए तो डेफिनेटली उन लोगों पे तो ये सोचने विषय है कि उन लोगों पे प्रतिबंध होना चाहिए। विधायक जी, ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस फुल एक्शन मोड में है, लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश भी कर रही है, अलग अलग मामलों में सीबीआई की जांच भी कर रही है, मांग करने की कर रही है। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि कांग्रेस अब एक्टिव हो चुकी है 2027 के लिए? भैया, कांग्रेस एक्शन में नहीं है। अगर एक्शन में होती तो बात अलग थी। एक्शन में नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं, कांग्रेस के ने कुछ किया ही भी नहीं। अभी देख रहे हैं आपने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही, क्या क्या घोटाले रहे हैं उनके, बड़ी चिट कथाएँ जो उनकी निकली है। लेकिन आप देखिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आज युवाओं को जो है 29 से 30 हज़ार युवाओं को जो है नौकरियाँ मिल रही हैं। तो इसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं। ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमने जो है 4-5 हज़ार लोगों को भी जो है नौकरी नहीं दे पाई। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जाके 30 हज़ार युवाओं को जो है इस प्रदेश के जो निर्माता हैं या भाग्य विधाता होंगे आने वाले, जिनके कंधों पे इस उत्तराखंड का जो है वो होगा, कमान होगी, तो उन बच्चों के लिए जो 30 हज़ार से ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही। और लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं कर पाया, तो अनर्गल बयान बेसिकली दे आर गिविंग द पोडियम स्पीच। वो एक तरीके से एक मंच के माध्यम से स्पीच दे रहे हैं, लेकिन उन जनहित पे, नीचे ज़मीन पे उनका जो है ज़मीन ख़त्म है। विधायक जी, धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ज़मीनी जो निपटारे हैं उनको निपटाया जाएगा, जो ज़मीनी विवाद हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, इससे कितना लाभ जो है वो मिलेगा? देखिए, ज़मीनी जो निपटारे हैं, जो ज़मीन से रिलेटेड विवाद है, लैंड से रिलेटेड विवाद है, डेफिनेटली उनको निपटाना होना चाहिए कि हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, तो उन लोगों को उसका बेनिफिट हो, ना कि जाके कोई बाहर से आकर के या किसी की ज़मीन हथिया दें, या जो लोग कहीं भी चदरे बिछा देते थे या किसी भी तरीके से अपना कब्जा देते थे, अतिक्रमण कर लेते थे, तो उनके लिए तो एक करारा परारा हो गया ना। तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि धामी जी जो है निर्णय लेते हैं और दमदार लेते हैं। जंगली जानवरों के आतंक पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से अब निर्णय लिए जा रहे हैं राज्य सरकार की ओर से? जंगली जानवरों के लिए भाई देखो, ये हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने कहा कि फॉरेस्ट की जो है कुरीतियों से, उनकी नीतियां हैं जो है बेसिकली कहीं ना कहीं, अब अगर जंगली जानवर अगर प्रहार कर रहा है, कहीं ना कहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट विभाग की है, फॉरेस्ट का, ठीक है। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी के, मेरे विधानसभा में कई बार जो है ये घटना दिन हुई है, तो इन घटनाओं को लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर एक्शन भी किया है। लेकिन थोड़ा ये है कि फॉरेस्ट का जो है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उसका अपना ही एक रूल है, कानून है, तो उस पर कम से कम फॉरेस्ट विभाग को थोड़ा बहुत गंभीरता से सोचना है। और लोगों की जो है हमें चिंता है, तो इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने का बहुत ज़रूरी आवश्यक है। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ है, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान की आत्महत्या का मामला भी उधम सिंह नगर से आया है, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर उस? देखिए, पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, माहौल है, और जिस तरह से एक युवा किसान ने आत्महत्या कर ली, ये जो व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था का यह जीवंत प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ
एक गठजोड़ बन चुका है। जो पुलिस प्रशासन का काम है कानून की रखवाली करना, लेकिन उस कानून की रखवाली करने के बजाय ये अन्य धंधों में संलिप्त हो गए हैं। और जिस तरह से उसने नाम उजागर किए हैं, अपनी मृत्यु सुसाइड करने से पहले जो उन्होंने कहा है कि इसमें पुलिस के आला अफसर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, थाना इंचार्ज ने मुझे प्रताड़ित किया, मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे डराया गया और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने उन लोगों की मदद की, भूमाफियाओं की मदद की और जिसकी वजह से मैं आत्महत्या करने को विवश हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार हमने कहा है, कांग्रेस कह रही है कि इस प्रदेश में गठजोड़ बन चुका है, अपराधियों का, सरकार का संरक्षण है, अपराधियों का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक गठजोड़ बन चुका है और जो कई अवैध धंधों में संलिप्त हैं, जो उनका काम था कानून व्यवस्था को मजबूत करना, उस कानून व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय वो अपराधियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज इन्होंने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका मजिस्ट्रेट जांच कराएंगे। मजिस्ट्रेट जांच से क्या होना है? क्या पुलिस प्रशासन जो गठजोड़ है, जो सरकार का संरक्षण है, क्या उनको सजा मिल पाएगी? क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया जा रहा है? सस्पेंड करने के बाद फिर कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं कि हम न्यायपालिका पर भरोसा रहा है हमें, न्यायपालिका की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, तभी जो लोग का नाम वो ले रहे हैं वो बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि जनता पर सरकार का विश्वास जो टूट चुका है उस पर एक सरकार भरोसा कर सके, जो सरकार पर भरोसा कर सके जनता। इनको करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह उनको सस्पेंड करेंगे, न उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, न सस्पेंड करेंगे। आपने अंकिता भंडारी केस में भी कहा है कि सीबीआई जांच तो हो, लेकिन वो सिटिंग जज की निगरानी में हो, क्योंकि सीबीआई जांच की तो परमिशन भी दे दी गई है। ऐसे में क्या? देखिए, एक तो प्राथमिकी जो दर्ज की गई है कांग्रेस के खिलाफ है। प्राथमिकी किसकी ओर से दर्ज होनी चाहिए? अंकिता के माता पिता की ओर से दर्ज होनी चाहिए। जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था माननीय मुख्यमंत्री को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने खुलकर कहा है। आगे सरकार क्यों बचना चाहती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? ये प्रश्न तो है ही। और हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि एक नई तहरीर लिखी जानी चाहिए। अंकिता भंडारी के माता पिता की ओर से एफआईआर दर्ज हो और उसमें जो बिंदु हैं उस पर इंक्वायरी हो। वोट चोरी के आप आरोप लगाते हैं, 2027 में इलेक्शन भी है, इस बार पहले से ही किस तरह से तैयार हैं आप लोग? देखिए, हमारे बूथ स्तर पर हमने विधानसभा वार हमने बूथ लेवल एजेंट बनाए हैं, बीएलए बनाए हैं और बीएलए 2 की भी हमने पोलिंग बूथ वाइज हमने बीएलए 2 की भी हमने जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अपने कार्यकर्ताओं को सौंप दी है, जो एसआईआर का में जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और जो वोट चोरी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो उत्तराखंड में भी चाहेंगे कि वोट चोरी करके, वोट काट करके अपने जो उनके अपने मतदाता हैं उनको सुरक्षित रखें और जो उनको लगता है कांग्रेस विचारधारा के, अन्य विचारधारा के जो मतदाता हैं उनको मतदाता सूची से नाम बाहर कर सकें, ये उनकी कोशिश होगी। तो हमारे कार्यकर्ता सचेत हैं। एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मतदाता हैं, अगर कहीं उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब करने की, हटाने की कोशिश की जा रही है, तो हमारे बूथ लेवल एजेंट हमारे BLA 2
इसकी निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे। सर, जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार नाकाफ़ी इंतज़ाम कर रही है ताकि मानव और वन्यजीव संघर्ष कम हो सके? देखिए, पिछले वर्षों में ये संघर्ष बढ़ा है। जंगली जानवरों का जंगलों में से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। घनी आबादी क्षेत्र में उनका बेरूट आना जारी है। कई मानव हानि हो चुकी हैं। सरकार लापरवाह है। वन विभाग इसमें गंभीर भी नहीं है और लगातार आए दिन घटनाएं घट रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वन विभाग को इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। जो आपने कहा वन मानव वन जीव संघर्ष बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्या सरकार या प्रशासन इसमें मुस्तैद है, क्या सरकार इसकी और कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, ये सरकार को देखना होगा। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। यशपाल आर्य जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।